दोस्तों, आज अपन बात करेंगे 12th क्लास के एक मॉडल पेपर के बारे में। तो सबसे पहला प्रश्न है अपना, केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हिसार हरियाणा, करनाल हरियाणा, मखदूम उत्तर प्रदेश और अविका नगर मालपुरा टोंक। तो ये अविका नगर मालपुरा टोंक है और इसकी जो स्थापना है वो 1962 में हुई थी। अगला प्रश्न देखिए दूसरे नंबर का, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? यानी एनडीडीबी का मुख्यालय कहाँ है? करनाल हरियाणा, आनंद गुजरात, हिसार हरियाणा और नई दिल्ली। तो ये है आनंद गुजरात के अंदर। अगला प्रश्न देखिए तीसरे नंबर का, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी एनडीडीबी की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1955, 1975, 1965 और 1970। तो एनडीडीबी की जो स्थापना हुई थी 1965 के अंदर हुई थी आनंद गुजरात में। वैसे ही चौथे नंबर का प्रश्न देखिए आप, भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई? 13 जनवरी 1970, 13 फरवरी 1970, 16 जुलाई 1929, 18 मार्च 1905। तो ये हुई थी 13 जनवरी 1970 के अंदर। तो ए वाला उत्तर बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी का अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान एनडीआरआई स्थित है करनाल हरियाणा में, हिसार हरियाणा में, आनंद गुजरात में और नई दिल्ली में। तो एनडीआरआई जो स्थित है ये करनाल हरियाणा के अंदर है। तो ए वाला उत्तर राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान एनडीआरआई की स्थापना कब हुई? तो एनडीआरआई की स्थापना हुई है 1955 में। तो छठे वाले के अंदर ए वाला उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए सातवें नंबर का, श्वेत क्रांति की शुरुआत किस वर्ष में हुई? 1965, 1978, 1985, 1970। तो श्वेत क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो 1970 में हुई थी, यानी कि आंसर राइट हो जाएगा डी वाला। भारतीय डेयरी निगम स्थित है हिसार हरियाणा में, करनाल हरियाणा में, आनंद गुजरात में और पूसा नई दिल्ली में। तो भारतीय जो डेयरी निगम है ये आनंद गुजरात में स्थित है, यानी सी वाला उत्तर राइट हो जाएगा। अगला देखिए 90 नंबर का प्रश्न आपके सामने, ऑपरेशन फ्लड का पहला चरण कब शुरू हुआ? 1965, 1978, 1985, 1970 से 78। तो 1970 से 78 तक चला। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा चरण कब शुरू हुआ? तो ये हुआ था 78 से 85। तो यानी कि बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ऑपरेशन फ्लड का तृतीय चरण कब शुरू हुआ? तो देखिए पहला चरण हुआ था 1970 से 1978, दूसरा चरण हुआ था 1978 से लेकर 1985 और तीसरा चरण हुआ था 1985 से लेकर 1996। तो वो आपसे पूछ रहा है तृतीय चरण कब चला? तो तृतीय चरण इसके अंदर हो जाएगा 85 से लेकर 96 वाला। ऑपरेशन फ्लड का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? दूध की गुणवत्ता बढ़ाना, अच्छी नस्लों का विकास, दूध उत्पादन बढ़ाना, उपरोक्त सभी। तो दूध उत्पादन बढ़ाना, यानी उत्तर हो जाएगा सी वाला। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान स्थित है मेरठ उत्तर प्रदेश, बिछवाल बीकानेर, जोड़बीर बीकानेर और अविका नगर टोंक। तो जोड़बीर बीकानेर के अंदर स्थित है, ये स्थापना 1984 के अंदर हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो एनबीएजीआर स्थित है हिसार हरियाणा, नई दिल्ली, करनाल हरियाणा, आनंद गुजरात। तो एनबीएजीआर जो है वो करनाल हरियाणा में स्थित है, यानी सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। अगला, जानवरों को कब से पाला जा रहा है? तो पहला ऑप्शन है 4000 ईसा पूर्व से, 5000 ईसा पूर्व से, 6000 ईसा पूर्व से और 7000 ईसा पूर्व से। तो जानवरों को 6000 ईसा पूर्व से पाला जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर का, जानवरों को सर्वप्रथम किस उद्देश्य के लिए पाला गया? दूध उत्पादन हेतु, बाल उत्पादन हेतु, कृषि कार्य हेतु और मांस उत्पादन हेतु। तो जानवरों को सर्वप्रथम मांस उत्पादन के लिए पाला गया। पशु प्रसव के कितने समय के बाद मद में आता है? यानी किसी भी गाय भैंस का जो प्रसव हो जाता है तो उसके कितने समय के बाद गाय भैंस दोबारा मद में आती है? तो लगभग 60 से 90 दिन, यानी बी वाला सही हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड के किस चरण में नस्ल सुधार कार्यक्रम चलाया गया? पहले चरण में, दूसरे चरण में, तीसरे चरण में, इनमें से कोई नहीं। तो नस्ल सुधार जो कार्यक्रम था वो ऑपरेशन फ्लड के दूसरे चरण में चलाया गया। अगला देखिए, संभोग के कितने दिनों के बाद गर्भधारण की जांच करवानी चाहिए? यानी कि नर और मादा का संभोग होने के पश्चात मादा पशु में गर्भधारण की जांच कब करानी चाहिए? तो इसके अंदर राइट हो जाएगा 60 से 90 दिन, यानी डी वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए 20वें नंबर का, राजस्थान में भारत के कुल कितने प्रतिशत ऊंट पाए जाते हैं? 65, 85, 50 और 90। आंसर राइट हो जाएगा 85%, यानी बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला देखिए, मिल्क फीवर एक बीमारी है, जीवाणु जनित है, विषाणु जनित है, उपापचय जनित है या फफूंद जनित है? तो मिल्क फीवर जो बीमारी है वो है उपापचय जनित, यानी सी वाला उत्तर राइट हो जाएगा। अगला, विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाली गाय की नस्ल कौन सी है? उदाहरण है साहिवाल, होलिस्टन फ्रीजियन, राठी और गिर। तो देखिए होलिस्टन फ्रीजियन सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाली गाय है। ये एक वर्ष में लगभग 5000 से 6000, एक वर्ष का मतलब एक दुग्ध काल के अंदर 5000 से 6000 लीटर दूध उत्पादन करती है। अगला प्रश्न देखिए, थन की सूजन को कहा जाता है, थन की सूजन को क्या कहते हैं? मेट्राइटिस कहते हैं, मेस्टाइटिस, ऊटाइटिस और गेस्ट्राइटिस क्या कहते हैं? तो मेस्टाइटिस कहते हैं, यानी बी वाला उत्तर राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला देखिए, तांबे के समान रंग कॉपर कलर बेस की किस नस्ल का होता है? तो मुर्रा, मेहसाना, सूरती और बदाऊरी। तो तांबे के समान जो रंग होता है वो बदाऊरी बेस का होता है, यानी इसका उत्तर राइट हो जाएगा डी वाला। अब देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बाद अब अपन बात करेंगे रिक्त स्थान की। तो देखो रिक्त स्थान की पूर्ति करो। खाली जगह रोग में पशु घर घर की आवाज करता है, तो कौन से रोग में करता है? तो वो करता है गलगोटू रोग में। तो पहले का उत्तर हो जाएगा गलगोटू रोग। दूसरा प्रश्न है, सर्रा रोग मुख्यतया खाली जगह में होता है, तो किस में होता है? सर्रा रोग मुख्यतया ऊंट में होता है। उसके बाद अगला आ जाइए तीसरे नंबर का प्रश्न। तीसरे नंबर का प्रश्न आपके सामने आ चुका है। तो देखिए इसके अंदर है मुर्रा, सूरती व बदाऊरी खाली जगह अच्छी नस्ल है, किसकी है? तो मुर्रा, सूरती और बदाऊरी जो है वो भैंस की नस्ल है, तो ये भी आपको याद रखना है। खुरपक्का, मुंहपक्का रोग खाली जगह के द्वारा फैलता है, तो किसके द्वारा फैलता है? तो ये फैलता है विषाणु के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, जमुनापारी बकरी का उत्पत्ति स्थान खाली जगह है, कहाँ है? तो इटावा उत्तर प्रदेश के अंदर है। कहाँ है इसका उत्पत्ति स्थान? इटावा उत्तर प्रदेश। छठे नंबर का प्रश्न देखिए, विदेशी गायों में खाली जगह नस्ल के दूध में वसा सर्वाधिक होती है, तो किसके दूध में होती है भैया? तो जर्सी गाय के दूध में सर्वाधिक वसा होती है। अगला प्रश्न देखिए सातवें नंबर का, गलगोटू रोग में पशु को खाली जगह लेने में तकलीफ होती है, क्या लेने में तकलीफ होती है? तो श्वास लेने में तकलीफ होती है। अगला प्रश्न देखिए आठवें नंबर का, खाली जगह नस्ल के सींग जलेबी आकार के होते हैं, तो किसके होते हैं? तो मुर्रा भैंस के, जो मुर्रा भैंस होती है उसके सींग जलेबी आकार के होते हैं। मिनिएचर गाय खाली जगह कहलाती है, तो बेचूर गाय को मिनिएचर गाय कहा जाता है। थारपारकर गाय की नस्ल का मूल स्थान खाली जगह है, तो ये है पाकिस्तान का सिंध प्रांत। यहाँ पर आ जाएगा पाकिस्तान का सिंध प्रांत, तो वहाँ पे ये उत्पत्ति स्थान है इसका। और थारपारकर गाय राजस्थान में जैसलमेर तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। अब देखिए अब अपन को अति लघुरात्मक प्रश्न के बारे में बात करेंगे। किन्हीं दो विषाणु जनित बीमारियों के नाम लिखो, यानी कि विषाणु जनित की। तो देखो एक तो अपना हो जाएगा एफएमडी और एक हो जाएगा अपना रिंडरपेस्ट। तो आपसे पूछा जाए कि किन्हीं दो विषाणु जनित के नाम बताइए, तो एक एफएमडी हो जाएगा और एक हो जाएगा रिंडरपेस्ट। इसी में अगला प्रश्न देखे दूसरे नंबर का, पशुपालन विज्ञान की परिभाषा लिखो। तो पशुपालन विज्ञान की परिभाषा आप एक बार अच्छे से सुन लेना। कृषि विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत पालतू पशुओं के पालन पोषण, आहार, प्रजनन व स्वास्थ्य का अध्ययन किया जाता है, वही पशुपालन विज्ञान कहलाता है। इंग्लिश में इसे अपन एनिमल हस्बेंड्री के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पशु आहार प्रबंधन के बारे में 3 बिंदु लिखो। तो देखो सबसे पहली बात, पशु आहार में 3 बिंदु आप कौन कौन से लिखोगे? तो वो देखो पशु आहार के 3 बिंदुओं में आप लिखोगे तो सबसे पहला तो ये लिखोगे कि जब आपके पास बरसात के अंदर, जब आपके पास बरसात में हरा चारा अधिक होता है, तो आप हरा चारा अधिक होता है तो आप उसे है वो साइलेज के रूप में आप उसे एकत्रित कर लोगे। पहला पॉइंट तो आप ये लिखोगे। दूसरा पॉइंट आप लिखोगे कि नॉर्मली आप जब जानवरों को हरा चारा खिलाओगे तो हरा चारा हमेशा कुट्टी करके खिलाओगे।
हरे चारे की जब आप कुटी करके खिलाओगे तो उसके अंदर सूखा चारा आसानी से मिलाया जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि चारा हमेशा कैसे खिलाओगे, तो हरा चारा जब भी आपके पास है आप उसे कुटी करके खिलाओगे ताकि उसमें सूखा चारा आसानी से मिलाया जा सकता है और जानवर उसको प्रॉपर खा भी लेगा। दूसरी बात आती है कि जब अपन जानवरों को जब चारा देते हैं तो 10 घंटे के अंतराल में आपको दिन में सिर्फ ओनली 2 बार भोजन कराना है। चौथी बात आती है चारा हमेशा नांद में डालना है, यानी कि जो जानवरों को जो सामान्य भाषा में गांव की भाषा में अपन ठाण बोलते हैं तो उसके अंदर आपको चारा डालना है। तो ये 3-4 पॉइंट है जो आपको पढ़ने हैं। अगला प्रश्न है अपना गिर व जाफराबादी भैंस का उद्गम स्थान लिखिए। तो देखो गिर का उत्पत्ति स्थान होता है काठियावाड़ गुजरात। गिर का उत्पत्ति स्थान होता है काठियावाड़ गुजरात और यहाँ पे जाफराबादी भैंस का उत्पत्ति स्थान भी होता है काठियावाड़ गुजरात। तो दोनों का उत्तर एक ही हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है मुर्रा व सूरती भैंस के बारे में 2-2 विशेषता लिखिए। तो देखो सबसे पहले मुर्रा के बारे में, तो मुर्रा के बारे में आप ये लिख सकते हो, एक तो जलेबी आकार के इसके सींग होते हैं। दूसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि ये भारत की सबसे लोकप्रिय नस्ल है। तीसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि भारतीय भैंसों में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाली जो नस्ल है वो भी कौन सी हो जाएगी, मुर्रा हो जाएगी। बात करते हैं अपन सूरती में, तो सूरती में जो सींग होते हैं वो दराती आकार के होते हैं। इस नस्ल में 2 भूरी रंग की धारियां होती है, तो एक जबड़े के चारों ओर होती है और एक गले के चारों ओर होती है। इस नस्ल के दूध में 7.5% वसा होती है। तो ये 2-2 विशेषताएं आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगला प्रश्न देखिए बिट्ठल नस्ल की बकरी का उद्गम स्थान लिखिए। तो बिट्ठल जो नस्ल है वो बकरी की एक सबसे प्रमुख नस्ल है जिसका उत्पत्ति स्थान है गुरदासपुर पंजाब। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है तो गुरदासपुर पंजाब है। इस नस्ल के नर में डाढ़ी पाई जाती है। अगला प्रश्न है खुरपक्का मुंहपक्का बीमारी किसके द्वारा फैलती है। 7वें नंबर का प्रश्न है खुरपक्का मुंहपक्का बीमारी किसके द्वारा फैलती है। तो ये बीमारी वायरस के द्वारा फैलती है और वायरस का अगर नाम की बात करते हैं तो ये होता है AOC, सेट 1, सेट 2, सेट 3 एस या पस्ट नामक वायरस के द्वारा ये रोग होता है। अगला देखिए कौन से रोग में पशु के प्राकृतिक छिद्रों से रक्त आता है। तो 8वें नंबर के में बात करते हैं तो वो आता है एंथ्रेक्स के अंदर। एंथ्रेक्स के अंदर ऐसा होता है, एंथ्रेक्स बेडों में मुख्यतया होता है। इस रोग में पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है। इस रोग को अपन उल शोटर डिजीज के नाम से, स्प्लिनिक फीवर, तिल्ली बुखार आदि नाम से जानते हैं। उसके बाद अगला देखिए NDDB का पूरा नाम लिखो। तो देखो N का मतलब होता है नेशनल, D का मतलब होता है डेयरी, D का मतलब होता है डेवलपमेंट, B का मतलब होता है बोर्ड, यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड आप इसको बोल सकते हो। एक आप इसको बोल सकते हो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड भी बोल सकते हो। अगला देखिए भैंस की नीली रावी भैंस का नाम कैसे रखा गया, यानी भैंस की जो नीली रावी भैंस है जिसका उत्पत्ति स्थान पंजाब का फिरोजपुर वो मोंटगोमरी पाकिस्तान है। अब आप देखो पंजाब के फिरोजपुर वो पाकिस्तान के वहाँ एक नील नदी बहती है। नील नदी का पानी नीला होने के कारण इस भैंस का नाम भी नीली रावी रखा गया। पशु प्लेग किस कारण फैलता है तो ये एक वायरस के द्वारा फैलता है और वायरस का नाम होता है RNA पैरामिक्सो या RNA छन्नित योग्य वायरस के द्वारा ये रोग होता है। अगला प्रश्न देखिए खुजली के 2 लक्षण लिखिए। तो खुजली में क्या होता है, एक तो जिस स्थान पर खुजली चल रही है वहां पे लाल रंग हो जाता है, यानी कि वहां पे रेडनेस आ जाती है। हल्का हल्का वहां पे चमड़ी हटने लग जाती है, यानी घाव जैसा होने लग जाता है। वहां के सारे बाल उड़ जाते हैं, वहां के सारे बाल उड़ जाते हैं। तो खुजली के 2 लक्षण हो गए। अगला एक किन्हीं 2 जीवाणु जनित बीमारियों के नाम लिखो। तो जीवाणु जनित तो कई सारी बीमारियां जिनके नाम आप लिख सकते हो, जैसे एक लंगड़ा बुखार का नाम लिख दो, एक आप लिख दो HS का, एक लिख दो ET का। ये ET का मतलब एंटेरोटॉक्सीमिया, HS का मतलब आप लिख दो हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया। अगला देखिए गाय के दूध का रासायनिक संगठन क्या होता है। अब वो आपसे पूछ रहा है रासायनिक संगठन, यानी कि देखो गाय के दूध में पानी होता है 80% होता है। गाय के दूध में लैक्टोज की मात्रा होती है वो होती है 4.5% होती है, 4.96% होती है। प्रोटीन होती है 3.58%, वसा होती है 4.5%। ये सारे के सारे, और इधर से SNF की मात्रा होती है 8.5%। तो ये सारा का सारा दूध के रासायनिक संगठन हो जाएगा। अगला आता है जहरवाद रोग किसके द्वारा फैलता है। तो जहरवाद रोग फैलता है जीवाणु के द्वारा। और अगर आपसे जीवाणु का नाम पूछे तो जीवाणु होता है क्लोस्ट्रोडियम, ये क्लोस्ट्रोडियम और चोवियाई।
नामक जीवाणु के द्वारा ये रोग फैलता है, जिसे अपन चुरचुरिया के नाम से भी जानते हैं। अगला देखिए, पंचगव्य शब्द का अर्थ क्या होता है। तो देखो, गाय का दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर, इन पांचों को मिलाने के पश्चात, इन पांचों का मिश्रण तैयार करने के पश्चात जो बनता है वो पंचगव्य कहलाता है। गाय की 2 विदेशी नस्लों के नाम लिखिए। तो गाय की 2 विदेशी नस्लें, एक तो हो जाएगा जर्सी और एक हो जाएगा एचएफ। जर्सी और एचएफ का पूरा नाम होता है होलिस्टन फ्रीजियन। अगला देखिए भैया, टिक फीवर रोग के 2 लक्षण बताइए। तो देखो, टिक फीवर यानी जुएं के द्वारा जो फीवर होता है उसे टिक फीवर कहते हैं। तो देखो, नॉर्मली क्या होता है कि देखो, टिक फीवर के 2 लक्षण में क्या होगा कि जहां पे भी जुएं का वो हो रहा होगा, पशु कमजोर हो जाएगा, वहां पे चमड़ी खराब होने लग जाएगी, दूध उत्पादन बिल्कुल डाउन होने लग जाएगा, खून की कमी हो जाएगी। ये सारे लक्षण टिक फीवर में होगा। अगला प्रश्न है, मुर्रा व सुरती के संकरण से कौन सी नस्ल तैयार हुई। तो मुर्रा और सुरती के संकरण से मेसाना भैंस का निर्माण हुआ। प्रश्न है, भारत में गाय की कितनी नस्लें पाई जाती है। तो भारत में गाय की लगभग 40 नस्लें पाई जाती है।